जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट 15 इयर्स की क्वेश्चंस की सीरीज को, जिस सीरीज में हम फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इससे पहले 2014 के फर्स्ट पेपर तक हम अपने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन से हमारा क्या मतलब है कि एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट कि आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में आने से पहले आपके लगभग सारे जितने भी फिजिक्स का सिलेबस है आपका एनडीए का, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएं, जिससे आपको आपके एनडीए के अपकमिंग एग्जाम में उन क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम में रखे होंगे उनको लगाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, हमारे पास आज का पेपर है एनडीए सेकंड फिजिक्स 2014। यानी हमारे पास क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। Both the statements are individually true, but statement second is not correct explanation of statement one. Statement one is true, but statement second is false. Statement first is false, but statement second is true. यानी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, दो कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा इन दोनों से रिलेटेड सही है। अब आपको पहला क्या स्टेटमेंट दे रखा है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ is acted upon by a centripetal force। जब हमने आपको इससे पहले सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था, तो यह बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमेशा क्या होता है कि अंदर की तरफ को एक फोर्स एक्ट करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से एक एसिलरेशन भी अंदर को एक्ट करता है जिसे आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। और एक बात याद रखें, ये दोनों जो फोर्स है और जो आपका एसिलरेशन है, एसिलरेशन एसी होता है v स्क्वायर अपॉन आर, और जो फोर्स होता है एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों ही फोर्सेस, ये एसिलरेशन और ये फोर्स, इस वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, यानी 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। यानी हर एक पॉइंट पर आप कहीं पर भी देखो तो जो फोर्स और ये वेलोसिटी है या स्पीड है, ये आप क्या आते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। क्लियर है? और ये दोनों एसिलरेशन और फोर्स रेडियली इनवर्ड सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सर्कुलर पाथ में। स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये काम करवा रहा है बॉडी से, सो दैट की बॉडी सर्कुलर पाथ में मेंटेन कर सके, यानी वर्क डन हो रहा है। अब आप देखेंगे जरा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ये थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। ये फोर्स क्या है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप देखोगे जरा तो एफ सी एस जो कॉस थीटा है ये 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन है वो जीरो होगा। इसका मतलब है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करवाता है, यानी स्टेटमेंट जो सेकंड है ये आपका फॉल्स है और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका ट्रू है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If the motion of an object is represented by a straight line parallel to the time axis in distance time graph, then the object undergoes। यानी बोल रहा है यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या करता है। एन एक्सेलरेटेड मोशन त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है, एन डी एक्सेलरेटेड मोशन मंदित गति को रिप्रेजेंट करता है, ए यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी मोशन या एक समान शून्येतर वेग गति को रिप्रेजेंट करता है, या अब जीरो वेलोसिटी मोशन या शून्य वेग गति को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बोल रहा है आपके पास क्या है, आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस तरीके से ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। क्लियर है? टाइम आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और
आपका डिस्प्लेसमेंट आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग। अब बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब ऐसा होगा तो देखो इसका मतलब है कि बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट में है, विराम में है। और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि जीरो वेलोसिटी मोशन यहां पर हो रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू in presence of electromagnetic field moves the charge parallel to the magnetic field with the velocity v, then F is equal to where E and B are electric field and magnetic field। हमें F बताना है कि कितना लग रहा है। क्या हो रहा है कि कोई आपका किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक विद्युत चार्ज यानी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज Q पर कार्यरत एक बल F आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V वेग से गति करता है। तो F किसके बराबर होगा, ठीक है। अब आपका क्या कर रहा है कि आपका जो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी है। जब ऐसा होता है तो बॉडी पर क्या लगता है, टोटल लॉरेंज फोर्स लगता है। क्योंकि जब पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है वो लगता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर है। एंड इन जो मैग्नेटिक फील्ड पे लगता है, मैग्नेटिक फील्ड पे जब चार्ज पार्टिकल होता है तो वो लगता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी लगता है। क्लियर है। अगर देखिए जरा तो इसका मतलब है टोटल फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे चार्ज पे वो लग रहा है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब आप देखो जरा, मैं इसे लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन थीटा होता है। क्लियर है। और ये जो साइन थीटा है ये थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब आप देखोगे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है वो पैरेलल टू ईच अदर है। गिवन क्या है कि वेलोसिटी एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर का क्या मतलब है कि दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री का कोण है। क्या है, 0 डिग्री का कोण है। तो यानी F इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा और ये थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा चार्ज पे वो क्यू ई लगेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर कॉमन डोमेस्टिक पावर इन इंडिया। ये आपका पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की आपकी क्या होती है वोल्टेज आपकी इंडिया में आपकी यूज की जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू मीडियम of refractive index n2 if the angle of incidence I and the angle of refraction is r then sin I upon sin r। यानी आपके स्नेल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपके पास क्या है कि दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये रे ऑफ लाइट I, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास r है। तो आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये होता है n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। तो अगर आप इसे लिखेंगे जो आपको निकालना है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू n2 ओवर n1, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शोन 7 कलर्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। देखो ऐसा होता है आपका बेटा इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि देखो जब आपका क्या होता है ना बारिश का समय होता है तो बारिश के समय पे मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नीचे वाटर पानी गिरा हुआ है रोड पे, उसके ऊपर आपके पास एक ऑयल की लेयर है और ये आपके पास एयर है। ठीक है।
तो जब रे ऑफ लाइट ये इस तरीके से आती है, ये आ गई ये रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट क्या करती है कि पार्शियली यहां से रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली यहां से रिफ्रैक्ट भी होती है, और इस सरफेस से, नीचे ऑयल के सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट भी करेगी। ये रिफ्लेक्ट करी और यहां से आपके पास फिर से ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करी। क्लियर है? तो आपको क्या मिलेगी, इस तरीके से यहां से एक वेव मिलेगी। ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, और जब इनका इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास क्या है, दो रेज आ रही हैं, यानी आपके पास रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और आपके पास रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस रह जाता है। पाथ डिफरेंस के वजह से, आपके कंस्ट्रक्टिव और पाथ डिफरेंस की वजह से आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिससे आपको क्या मिलता है, 7 कलर्स का पैटर्न मिलता है। 7 कलर्स का पैटर्न मिलता है। क्लियर है? जो आपका इस फिनोमिना को डिफाइन करवाता है। यानी आपके पास क्या इंटरफेरेंस वो फिनोमिना है जिसकी वजह से आपको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। Which one among the following process explains the splitting of beam of white light into constituent colors? देखो आपके पास, तो हमने क्या देखा हुआ है कि आपका जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होती है, यानी व्हाइट लाइट क्या आपके पास क्या है, व्हाइट लाइट जो होती है इसके पास 7 कलर्स होते हैं। ठीक है? ये 7 कलर्स कैसे होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं आपके पास VIB G ग्योर। ये 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है आपके पास? तो व्हाइट लाइट क्या है आपके पास, 7 कलर्स कंस्टिट्यूट करती है, लेकिन ये जो स्प्लिटिंग होती है इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं डिस्पर्जन। किसे कहते हैं? इसे डिस्पर्जन कहते हैं। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर करती है और उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर जाती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? जब किसी स्मॉल अपर्चर से, मान लो ये स्मॉल अपर्चर है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं आपके पास डिफ्रैक्शन। क्लियर है? जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपकी छत में ऊपर एक छोटा सा छेद होगा, होल होगा, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आती है वो ऐसा कोन बनाते हुए आती है, यानी वो उस अपर्चर से, एजेस से क्या करते हुए आ रही है, डिफ्लेक्ट होते हुए आ रही है। तो आपके पास क्या है, इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन क्या कहते हैं? जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट होती है और उस अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजिंग क्रिस्टल से पास किया जाता है और वो अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड बन जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो बेसिकली आपकी जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स हो रही है, व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, ये डिस्पर्जन के कारण हो रही है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी? इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बात करी थी। ये जो फिनोमिना था डिस्पर्जन का, ये सबसे पहले हमें बताया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m एंड, अच्छा आपके पास एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, दोनों के मासेस क्या है, इसका मास क्या है, m है, और इसका मास आपके पास है 4m, रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटम। ठीक है भाई, इसका मोमेंटम आपके पास क्या है, इसके मोमेंटम के इक्वल है, यानी ए का मोमेंटम बी के मोमेंटम के इक्वल है। क्लियर है? द काइनेटिक रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रेशियो होता है वो होता है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2km होता है। क्लियर है? यानी p इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mk या 2km होता है। अब अगर आप pa निकालोगे तो pa क्या निकल जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2mka निकल जाएगा। देखो मास पहले का क्या m ही है और 2 तो पहले से ही था फॉर्मूले में। pb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूले में 2 पहले से ही है और मास क्या है, b का 4m है, 4 2 8 हो जाएगा, तो 8m kb हो जाएगा।
दोनों का मोमेंटम क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी दे रखा है। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 2m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8m हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल आउट कर देते हैं और यहां पर 2m इज इक्वल्स टू 8m हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आपके पास m से m कैंसिल आउट हो गया और ka ओवर kb इज इक्वल्स टू 8/2 हो गया, दैट इज 4/1 हो गया, दैट इज 4:1 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, यानी जो आपके चश्मे होते हैं उनको बनाने के लिए कैसे ग्लास का यूज किया जाता है, तो वो फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है। चश्मे को बनाने के लिए, लेंसेज को बनाने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है, या आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो लेंसेज लगते हैं उनको बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आप जो क्रुक्स ग्लास जो होता है, ये क्रुक्स ग्लास जो आता है आपके पास, ये जो विंड शील्ड होते हैं, विंड शील्ड होती है, विंड शील्ड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, यानी जो गाड़ियां होती है जिसमें शीशे लगे होते हैं वो क्रुक्स ग्लास के लगे होते हैं। क्योंकि क्रुक्स ग्लास क्या करते हैं, आपके जो यूवी रेज आ रही है, यानी यूवी लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो आ रही है, रेज आ रही है सन से, उनको क्या करता है, आपका उन्हें रेजिस्ट करता है उस मीडियम से पास होने में। तो आपका क्या पास क्या है कि विंड शील्ड में यूज किया जाता है। जो क्वार्ट्ज ग्लासेस होते हैं आपके पास, क्वार्ट्ज ग्लासेस का यूज किया जाता है आपके जैसे लैब में जो आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, या लैब में आपके पास जो रिएजेंट्स को रखने के लिए, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में रखने के लिए आपके पास बहुत सारे ग्लास के बने हुए आपके पास कंटेनर्स होते हैं। वो कंटेनर्स जो बने हुए होते हैं वो आपके क्वार्ट्ज ग्लास से बने हुए होते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से हार्ड ग्लास को बोरोसिलिकेट भी कहा जाता है, इसे बोरोसिलिकेट भी कहा जाता है। और इसका यूज जो होता है आपके पास, इसका यूज जो लैब होते हैं, लैब में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। लैब में जो इक्विपमेंट्स जितने भी ग्लास के बनते हैं उनमें सारा यूज इस हार्ड ग्लास का किया जाता है, यानी बोरोसिलिकेट का किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड एक्सेलरेशन accelerates it at 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडीज, यानी फोर्स दे रखा है। फोर्स क्या दे रखा है, F इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 6 I कैप माइनस 8 J कैप प्लस 10 K कैप दे रखा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन दे रखा है बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मास निकालना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ठीक है। ये तो हमें मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, क्लियर है, ये हमें मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू हम क्या लगा देंगे, F इज इक्वल्स टू MA लगा देंगे और M इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, M इज इक्वल्स टू हमारे पास F अपॉन A आ जाएगा। A है, हम क्या निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल देते हैं। वो कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ F निकल जाएगी। ये कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, इसे मैं लिखूंगा जब, ये आ जाएगा 36 प्लस आ जाएगा 64 प्लस आ जाएगा 100। क्लियर है? इसे जब मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, आप देखोगे 36 प्लस 64 100 हो गया, तो ये मेरे पास 200 हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 100 इंटू 2 लिख सकता हूं, जिसे 10 रूट 2 लिखा जा सकता है। अब फोर्स क्या आ रहा है, 10 रूट 2 आ रहा है, एक्सेलरेशन 1 है, इसका मतलब मास क्या हो गया, 10 रूट 2 kg हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। लाइट वेव्स आर, लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कैसी होती है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना बेटा, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो वेव की होती है वो
परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या होते हैं, जैसे आपके पास गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, क्लियर है, यूवी रेज होती है, विजिबल लाइट होती है, ठीक है, आपके पास इंफ्रारेड होती है, आपके पास माइक्रोवेव होती है, और आपके पास रेडियो वेव होती है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है आपके पास। तो बेसिकली जो लाइट आपके पास है वो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट कांस्टेंट स्पीड v, which one of the following graphs correctly represents its acceleration? अच्छा, एक्सेलरेशन को आपके पास रेडियस आर के साथ दिखाया हुआ है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। अब देखिए जरा, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो जो उसमें एक्सेलरेशन होता है AC इज इक्वल्स टू, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अभी अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब आप देखोगे जरा इस इक्वेशन को, तो यहां पर AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास r है। अगर आपको याद होगी मैथ्स में, तो y और ये x हो गया, ये आपके पास जो होता है, ये जो आपके पास होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होता है। और अगर आपको याद होगा, इसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स होती है। क्या ये ऐसी ही इक्वेशन नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और यहां पर आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी ही होती है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which where no heat is exchanged with the surrounding, यानी ऐसा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम जो है आपके सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं करता है, साझा नहीं करता है, उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। उसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास हीट कांस्टेंट होती है सिस्टम की, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है सिस्टम का। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सिस्टम का। क्लियर है? यहां पर हमारे पास हीट के बारे में बोला था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज एक्टिव कंपोनेंट। अब देखो, किसी भी सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट, एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विच डू नॉट जनरेट पावर और वी कैन से स्टोर पावर। यानी कुछ ऐसे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं जो पावर जनरेट नहीं करते हैं या पावर को स्टोर करके रखते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके पास है, रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारे आपके सेक्ट्रा सारे पैसिव कंपोनेंट्स है। अब आप देखोगे रजिस्टर पैसिव है, इंडक्टर पैसिव है, कैपेसिटर पैसिव है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास एक्टिव कंपोनेंट हो गया। एक्टिव कंपोनेंट होता क्या है, जो क्या करता है, विच एम्प्लीफाई पावर, पावर को एम्प्लीफाई करता है, पावर और एनर्जी, यानी पावर और एनर्जी को बनाता है, एम्प्लीफाई करता है, बढ़ाता है। और ऐसे के एग्जाम्पल जो होते हैं, एक आपका ट्रांजिस्टर होता है जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपके जेनर डायोड होता है, और एक आपने पढ़ा होगा आपके पास टनल डायोड होता है, ये भी आपके पास एक्टिव होता है। बेसिकली वी कैन से दैट कि ऑल सेमीकंडक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एक्टिव कंपोनेंट्स। तो आपके पास आंसर कौन सा हो गया, ट्रांजिस्टर आपके पास क्या है, एक एक्टिव कंपोनेंट है। अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर टू स्केल्स व्हिच यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर।
if the numerical value of the temperature recorded in both the scales is found to be same, what is the temperature? अच्छा, ये बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपके पास दो है, तो किस टेम्परेचर पर किस वैल्यू के लिए इन दोनों का मान सेम होता है, यानी कौन सी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों का मान सेम होता है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था कि किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर से दूसरे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में जाने के लिए फॉर्मूला है आपके पास। क्लियर है? अब आप देखो जरा, पहले मैं सेल्सियस की बात कर लेता हूं। तो सेल्सियस में हम रीडिंग मान लेते हैं कि x है और माइनस उसका आइस पॉइंट 0 होता है, स्टीम पॉइंट 100 होता है, माइनस आइस पॉइंट 0 होता है। फ़ारेनहाइट पे भी क्या है, वो कह रहा है सेम है दोनों पे टेम्परेचर, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो x माइनस आपके पास जो आइस पॉइंट होता है वो आता है आपके पास 32, स्टीम पॉइंट जो होता है वो होता है 212, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x ओवर 100 इज इक्वल्स टू x माइनस 32 ओवर आपके पास आ जाएगा 212, 0 माइनस 0 21, 180 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 पंजे 10 हो गया और 2 नम 18 हो गया, यानी आ गया x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 32 अपॉन 9 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 टू 10, 1 0, 5 से 15 और 1 16 आ जाएगा। यह आ जाएगा इधर 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160 और x इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब यही वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जहां पर दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गलती से प्लस 40 नहीं करेंगे क्योंकि माइनस आपके पास आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि केरोसिन ऑयल राइजेस इन द विक ऑफ द लैंटर्न बिकॉज ऑफ, यानी जो आपके पास क्या होता है, लालटेन होती है, उसमें जो बत्ती लगी हुई होती है उसमें तेल जो है केरोसिन तेल वो अपने आप ऊपर जाता है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है कि इनमें क्या कर रहा है कि अपने आप ऊपर जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपके पास कैपिलरी एक्शन इन द विक हो रहा है। क्या हो रहा है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही क्या होता है कि जो आपका तेल होता है, जैसे आपका दिया होता है, दिए में भी आप क्या करते हैं, घी डालो चाहे आप तेल डालो, तो आपका क्या होता है कि दिया जलते रहता है। वो कैसे? क्योंकि बराबर उससे उस तेल की सप्लाई होती रहती है। अब हो कैसे रहा है? अपने आप ही हो रहा है। क्या? वो कैपिलरी एक्शन। इसे क्या कहते हैं आपके पास? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जाता है, द वर्किंग ऑफ ए माइक्रोवेव अवन इन्वॉल्व्स, यानी माइक्रोवेव अवन जो होता है वो किस पर वर्क करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव्स बाय मैटर, रिसेप्शन ऑफ माइक्रोवेव्स बाय ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू अ मेटल। अब मेटल का तो कोई कंसेप्ट नहीं होता। क्या करते हैं आप? खाना अंदर रखते हैं, उस पर रेडिएशन पड़ते हैं माइक्रोवेव से और गर्म हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी आपने मैटर अंदर रखा, उस पर माइक्रोवेव पड़ी, उस फूड ने एब्जॉर्ब किया और आपका क्या कर दिया? गर्म कर दिया खाने को। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण हो रहा है। क्लियर है? क्या होता है आपके पास जो ये माइक्रोवेव्स होती है ना, माइक्रोवेव जो होती है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इनकी अगर आप बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो आपकी 1 मिलीमीटर से इनकी जो रेंज होती है 1 मीटर तक होती है। इनकी अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 300 मेगाहर्ट्ज से आपकी 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इनका जो यूज होता है, एक तो आपके पास किसमें यूज होता है? अवन में ही यूज हो रहा है, और एक आपके पास रडार में यूज हो रहा है और ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है। क्लियर है? तो इनका यूज आपके पास अवन में हो रहा है, रडार में हो रहा है, ट्रांसमिशन में हो रहा है। वेवलेंथ इनकी क्या होती है? 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है। और इसमें क्या होता है? सिंपल सी प्रोसेस है। जो आपका अवन होता है वो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ये माइक्रोवेव्स आपकी फूड में जाती हैं, यानी जो मैटर है, और इस फूड में जो आपका कोई फूड जो आप रखेंगे उसमें आपके पास वाटर कंटेंट तो होगा ही। वो वाटर कंटेंट हीटअप होता है
और उसी हीट की वजह से आपका फूड क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, फूड क्या हो जाता है, हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा कि एब्जॉर्प्शन करता है मैटर माइक्रोवेव्स का। अगला मेरे पास है कि टू कार ए एंड बी हैव मासेस ma एंड mb रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो हमारे पास कार है जिनके मास क्या ए और बी है विथ मासेस, हमें कंडीशन क्या दे रखी है पहली कि ma जो है वो ग्रेटर देन mb दे रखी है। क्लियर है, बोथ द कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ए की काइनेटिक एनर्जी बी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, इफ इक्वल ब्रेक्स फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ देन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, डिस्टेंस की बात की जा रही, किसने ज्यादा चला किसने कम चला। अच्छा, पहले ब्रेक लग रहा है तो इसका मतलब ए पर ब्रेक जो लग रहा है वो बी पर ब्रेक के इक्वल लग रहा है, यानी दोनों पर ब्रेक इक्वल लग रहा है। मुझे क्या निकालना है कि डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर किया, तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला निकाल देते हैं यहां से। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v तो मुझे क्या दे रखा है, ब्रेक लग रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ गया। अब आप देखोगे जरा तो एसेलरेशन जो लगेगा बॉडी पर वो माइनस एफ अपॉन एम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि रिटार्ड लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी में तभी तो रुक रही है, इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है यानी रिटार्डेशन लग रहा है। ठीक हो गया, डी एसेलरेशन लग रहा है, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव है तो माइनस 2 एफ ओवर एम इंटू एस। अगर मैं यहां से एस निकालूं, एस इज इक्वल्स टू अगर आप देखोगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एफ आ रहा है। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो एस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स आ रहा है। अब आप देखोगे कि दोनों ही पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी और फोर्स क्या है, सेम है। इसका मतलब है जो डिस्टेंस दोनों ने कवर किया होगा वो बोथ हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और फोर्स जो लग रहा है दोनों पे ब्रेक के द्वारा वो सेम लग रहा है, इसी वजह से दोनों ने डिस्टेंस क्या किया, सेम कवर किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज इक्वल टू 4000 या 40,000 किलोमीटर and the velocity of the rotation is about 1700 किलोमीटर पर आवर, what would be the velocity of rotation at poles। क्या कर रहा है कि इक्वेटर इज अबाउट इतना उसका दे रखा है, आपके पास लेंथ दे रखी है, एंड द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, रोटेशन जो दे रखा है उसका दे रखा है आपके पास 1700 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आपको वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालनी है। देखो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, और इसे अगर आप लिखो तो आर ओमेगा साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये v है आपके पास लीनियर वेलोसिटी, और आपके एंगुलर वेलोसिटी में फॉर्मूला है, आपको इस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताना है। ठीक हो गया, अब ये जो थीटा है ना, ये आपका पोल एंड जहां पर एट पॉइंट वेयर लीनियर वेलोसिटी इज ऑब्जर्व। अब ये जो एंगल बनता है ना पोल्स पे, वो थीटा इज इक्वल टू या तो 0 डिग्री बनता है और 180 डिग्री बनता है। तो अगर आप देखोगे तो v सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 180 डिग्री हो जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी 0, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा कि आपके पोल्स पे जो रोटेशन की वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री या 180 डिग्री आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम ए 400 मीटर टॉल टावर विद अ स्पीड ऑफ, अच्छा जैसा दिया गया वैसा बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड है और इसके ऊपर ये टावर है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है, ये आपको 400 मीटर दे रखा है। इसके ऊपर से क्या किया जा रहा है, किसी बुलेट को, मान लेते हैं ये बुलेट है और इसको ऊपर किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, u इज इक्वल्स टू आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये यहां पर पहुंच गई कहीं पर। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, अब आप देखते हैं जरा कि ये बोल रहा है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, टाइम टेकन बाय द बुलेट
टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, यहां से यहां और यहां से फिर ग्राउंड तक पहुंचने में जितना टोटल समय लग रहा है वो निकालना है। पहले यहां से यहां का निकाल लेते हैं समय, जो टॉप ऑफ द टावर से यहां जा रही है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, यू दे रखा है 80 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और वी दे रखा है 0, और जी की वैल्यू ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगी। तो वी इज इक्वल टू आप लगा दो u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब हमें क्या दे रखा है, v दे रखी है 0, 0 इज इक्वल टू u दे रखा है 80। अब g क्या है हमारे पास, ऊपर को जा रही है ऑब्जेक्ट, तो मोशन क्या है ऑब्जेक्ट का, g के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जी हो जाएगा, यानी माइनस 10 इंटू टी हो जाएगा, यानी माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस 10t हो जाएगा, और t यहां से इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड हो जाएगा। ये कौन सा टाइम आया है, यहां से यहां तक जाने में 8 सेकेंड लगे हैं। अब यहां से यहां तक की हाइट निकाल लेता हूं, यहां से यहां तक की हाइट निकाल लेता हूं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v तो 0 दे रखा है, ये 80 का स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस किस लिए आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी जी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस 80 का 80 इंटू 80 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 20 एच हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, यानी एच इज इक्वल्स टू 320 मीटर हो गया। क्लियर है, यानी मेरे को यहां से यहां तक की जो हाइट मिल गई है वो 320 मीटर मिल गई है। क्लियर है, यानी मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल हाइट अगर निकालूंगा इस बॉल से और यहां तक की, टोटल हाइट क्या हो जाएगी आपके पास 400 प्लस 320 इज इक्वल्स टू 720। अब क्या निकाल देते हैं, यहां से नीचे जाने तक का क्या निकाल देते हैं, टाइम निकाल देते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास इसे निकाल देता हूं मेरे पास, s इज इक्वल्स टू मैं क्या यूज कर लेता हूं, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये मैं कहां से यूज कर रहा हूं, किसके लिए यूज कर रहा हूं, इस पॉइंट से और नीचे आने की बात। अब देखो s यहां पर क्या h है, तो इसे h लिख देता हूं। ठीक है, g को इस समय नेगेटिव नहीं लिया गया है, क्यों, क्योंकि इस समय ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। याद रखिए बेटा, मैं यहां से निकाल रहा हूं, जो मैक्सिमम हाइट है वहां से ग्राउंड तक का टाइम निकालने की कोशिश कर, ये 720 है। अब देखो, जो टावर से यहां तक आने में जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी थी 0, अब ये हो जाएगी यहां से यहां के बीच की इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज ये v क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज ये 0 हो गया, प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 2 हो जाएगा 144, यानी टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो पहले इस हाइट से, टॉप ऑफ द टावर से मैक्सिमम हाइट तक जाने का कितना समय लग रहा है, 8 सेकेंड लग रहा है, और फिर यहां से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का कितना समय लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब टोटल जो टाइम लग रहा है बॉल को वो लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, क्या लग रहा है 20 सेकेंड, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट्स पार्टिकल ऑफ m and charge q, the energy of the particles emerging is proportional to, यानी साइक्लोट्रॉन का क्या काम है आपके पास, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, इट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स। और कैसे चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। ठीक हो गया, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया आपके पास, ये आपके पास ड्यूट्रॉन हो गया, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इन्हें एक्सेलरेट करता है टू कैरी आउट, जिससे कि क्या हो सके, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, यानी न्यूक्लियर
डिसइंटीग्रेशन हो सके, ठीक है, यानी न्यूक्लियर जो आपके पास रिएक्शंस होती है वो हो सके। ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होता है उनको एसिलरेट करता है। कौन से चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे आपके पास अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको एसिलरेट करता है सो दैट इट कैन कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें कंडीशन होती है, जो क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स यानी QVB के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखो V और B के बीच में 90 डिग्री बन रहा होता है, ये लॉरेंज फोर्स होता है आपके पास, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा होता है। अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो थीटा 90 होता है V और B के बीच में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से V को एक टाइम कैंसिल आउट करूंगा तो V मेरे पास इज इक्वल्स टू आ गया QRB अपॉन M आ गया। मुझे उसकी एनर्जी के बारे में बताना है, किसके प्रोपोर्शनल है इनमें से, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाती है, हाफ mv स्क्वायर हो जाती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ mv स्क्वायर यानी QRB ओवर m का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो जरा यहां पर Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक m बच जाएगा। तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ रही है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर ओवर m आ रही है, यानी एनर्जी Q स्क्वायर ओवर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए परफेक्टली कंडक्टिंग हॉलो ऑब्जेक्ट। अब देखो कंडक्टिंग हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। जब कंडक्टिंग हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपके पास जो कंडक्टिंग स्फेयर है उसके अंदर चार्ज 0 होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ABC। क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल ABC लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। AB इज इक्वल्स टू BC, AB BC के इक्वल है। ABC इसका मतलब है अगर मैं इसे x ले लूं तो इसे भी x ले सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A टू B इज, A से B तक क्या है एवरेज वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम B टू C इज 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल, यानी A से लेकर C तक एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस तो पता है कि x प्लस x2x हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, लेकिन टाइम नहीं पता। टाइम कैसे निकलेगा, TA टू B जो निकल जाएगा क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, 10 आ जाएगा। यहाँ TB टू C जो हो जाएगा वो आपके पास x अपॉन 15 हो जाएगा। यानी मेरी एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x हो गया, अपॉन ये मेरे पास कितना आ गया, x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 10। इसे आगे सॉल्व करूंगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2x अपॉन, इसे देखूंगा तो ये 15 है मेरे पास, 15x 10x कितना हो जाएगा मेरे पास, 25x हो जाएगा। और ये नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। x से x कैंसिल आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 150, तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 25 हो जाएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्सेस। अब देखो इम्पल्स क्या होता है, I से रिप्रेजेंट करते हैं और F इंटू टी होता है। F की डायमेंशन क्या होती है, ML T-2, और टाइम की डायमेंशन होती है T। तो मेरे पास यानी इम्पल्स की डायमेंशन हो जाएगी ML T-1। अब प्रेशर की डायमेंशन देखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक हो गया, फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2, और जो A मेरे पास एक्सेलरेशन होता है मीटर स्क्वायर होता है, यानी लेंथ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया M L की पावर -1 T की पावर -2। ये तो इम्पल्स के इक्वल नहीं है।
एंगुलर मेरे पास मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू mvr होता है, m की डायमेंशन m होती है, ठीक हो गया। s की डायमेंशन क्या होती है, l t माइनस वन होती है, इसकी डायमेंशन l होती है, तो l स्क्वायर t माइनस वन हो जाएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। वर्क w इज इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू डी होता है, मोमेंटम की इसकी डायमेंशन होती है एम एल, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपके पास डी यानी डिस्प्लेसमेंट, एल हो जाएगी सिंपल से, तो आपके पास डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। ऐसे ही मैं किसकी डायमेंशन निकालूं, अगर लीनियर मोमेंटम की पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस वन। देखो मोमेंटम की जो डायमेंशन आ रही है लीनियर मोमेंटम की, वो इंपल्स के इक्वल आ रही है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2014 के सेकंड पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आए हुए हैं। क्लियर है? तो यहां से हम देखिए कि हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट डेवलप हो रहे होंगे। लास्ट वीडियोस को भी आप देखते हुए आइए, जितनी भी अभी तक हमने बनाई है, क्योंकि क्या है कि उसमें भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्डअप होंगे। उनको आप एक बार लगाएंगे तो सिर्फ अगर आप इस सीरीज को भी करते हुए जाएंगे तो यहां से आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे और आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम में वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों आपका क्या काम है, एक तो आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए और कोशिश करिए कि पहले खुद करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।